हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीटेट पेडागोजी के आपके जो 2021-22 में आपके ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम हुए थे उन सभी के पेडागोजी के क्वेश्चन रखे हैं जो आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी क्लास को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 7 की एक अवधारणा है जो कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। इस पर एक प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आपको बताना है कि कक्षा 7 का एक टॉपिक है कि उसमें धुआं ऊपर क्यों उठता है। तो आपको बताना है कि इसमें जो आपकी इफेक्टिव जो परिचर्चा होगी उसके लिए एक विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनको क्या करना चाहिए। क्या चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही दे रखा है बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल नहीं है। वहीं अगला दिया है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकारना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकारना चाहिए। देखिए अगर बच्चा आपको कुछ भी बताता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब कि उसे डांटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं दे रखा है चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जब जल जो है वो तरल से गैस के चरण में रूपांतरित होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा। आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, कणों के रंग में बदलाव होगा, या फिर कणों की संरचना में बदलाव हो जाएगा, या फिर कणों के आकार में बदलाव होगा और कणों की दूरी में बदलाव होगा। तो आप सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या रहने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि जो आपका पानी है वो जब तरल से गैस की अवस्था में जाएगा तो आप उसमें क्या बदलाव देखेंगे, क्या कणों के रंग में बदलाव देखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कणों के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि पानी कलरलेस होता है। वहीं कणों की संरचना में बदलाव होगा, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। वहीं दे रहा है कणों के आकार में बदलाव होगा, तो ऐसा भी नहीं है, कणों के आकार में भी बदलाव नहीं होगा। वहीं दे रखा है कणों की दूरी में बदलाव होगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कणों की दूरी में आपका जल होता है वो तरल से जब गैस के फॉर्म में जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। इस हिसाब से जो आपका सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विज्ञान में उपलब्धि परीक्षण के दौरान विद्यार्थियों द्वारा गलतियां करने के निम्नलिखित में से कौन से चरण हैं। तो आपके नीचे कुछ चरण दे रखे हैं उपलब्धि परीक्षण के दौरान। तो आपको बताना है कि इसके दौरान जो विद्यार्थी होते हैं उनके द्वारा जो गलतियां होती हैं उनके कौन से कारण हैं। क्या कुछ समायोजन या कुछ भावनात्मक समस्याएं होती हैं, या फिर छात्र की लापरवाही होती है, या फिर अवधारणाओं की गलतफहमी होती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए विज्ञान में जो आपका उपलब्धि परीक्षण के दौरान जो शिक्षार्थी गलतियां करते हैं उनके जो मुख्य कारण होते हैं वो समायोजन या कुछ भावनात्मक समस्याएं होती हैं। तो ये बात भी सही है। वहीं छात्रों की लापरवाही भी इसके अंदर शामिल होती है, और जो अवधारणाएं होती हैं या जिन चीज़ों को आप गलत अपने दिमाग में बैठा लेते हैं उनकी गलतफहमी भी होती है। इस हिसाब से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, मतलब कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण कौशलों के एकीकरण का अर्थ है। तो आपको बताना है कि शिक्षण कौशल के एकीकरण का अर्थ क्या है। देखिए अगर हम बात करते हैं एकीकरण की, एकीकरण में वो होता है कि जितने भी आपके पास टीचिंग स्किल है उन टीचिंग स्किल का आप सही तरह से यूज़ करना जाने। वहीं आपके देखिए अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें दे रहा है एक पाठ में अधिक सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, या फिर एक पाठ में सभी शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना, और दे रहा है एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें शिक्षण कौशलों के एकीकरण के अर्थ की, तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना। तो कोई आंसर नंबर जो आपका सी है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। तो आपको बताना है कि नीचे जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अवलोकन पर आधारित है। क्या आपका वर्णन अभिलेख है, या फिर मौखिक परीक्षण है, या फिर लिखित परीक्षण है, या फिर
कागज पेंसिल परीक्षण है। देखिए अगर हम बात करें अवलोकन की, अवलोकन में जो साइंस में जो बच्चे होते हैं वो किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्या वर्णन अभिलेख के द्वारा होता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, वर्णन अभिलेख के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अपनी सारी गतिविधियाँ रखता है, तो यहीं से ही आपका उसका अवलोकन भी आप कर सकते हैं। वही दे रखा है क्या मौखिक परीक्षण के द्वारा, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि मौखिक परीक्षण के द्वारा आप उसका अवलोकन नहीं कर पाएंगे। वहीं दे रहा है क्या लिखित परीक्षण करके, तो ऐसा भी नहीं है, आप लिखवा करके भी उसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं। और दे रहा है लास्ट में डी ऑप्शन कागज पेंसिल परीक्षण, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, कागज पेंसिल परीक्षण करके भी आप उसका अवलोकन नहीं करते हैं। वहीं इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये राइट हो जाएगा, मतलब कि वर्णन अभिलेख, इसके अंदर जो बच्चा होता है वो अपनी सारी गतिविधियां करता है, तो इस हिसाब से आप पता लगा पाएंगे कि जो बच्चा है वो कितना क्या सीख रहा है, कैसी उसके सीखने की गति है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप पता कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जाता है। क्या अवधारणा मानचित्र के द्वारा लगाया जाता है, या फिर वर्णन अभिलेख के द्वारा लगाया जाता है, या फिर पोर्टफोलियो के द्वारा लगाया जाता है, या फिर सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें विज्ञान में जो सीखने की कमी का पता लगाते हैं वो आपका वर्णन अभिलेख के द्वारा आप पता लगाते हैं, जो कि अभी मैंने आपके आगे वाले क्वेश्चन में भी क्लियर किया था कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अपनी जितनी भी गतिविधियाँ करता है वो उन सभी का अवलोकन उसी के अंदर ही आप पता कर पाएंगे। तो जो टीचर होगा वो तभी पता कर पाएगा कि बच्चे ने क्या सीखा है और उसकी कहाँ तक वो पहुँच पाया है, कहाँ तक सीख पाया है। वही बात करें अगर हम पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो के अंदर आपका पूरे साल का रिकॉर्ड रहता है कि बच्चे में क्या किया है, किस एक्सपेरिमेंट में कमी रह गई है उसकी और क्या नहीं सीख पाया है, तो आप वहाँ से उसके सीखने की कमी का पता लगा पाएंगे। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? और आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें कि वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, या फिर अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना, या फिर जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का जो उद्देश्य होता है, दे रहा है क्या वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास कर सकते हैं। वहीं दे रहा है बच्चे की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और सी दे रहा है कि अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तक की परिभाषाओं पर बल देना, तो देखिए परिभाषाओं पर बल नहीं देना है। तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी दे रहा है कि जीवन के प्रति सुझाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, तो ये बात भी ठीक है आपकी, मगर इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना है। वहीं आपका इसमें दे रखा कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन से सबसे अधिक संबंधित होगी। और आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें कि सृजन करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना, या फिर याद करना। देखिए अगर हम बात करते हैं सृजन करने की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक बच्चा जो आपका क्रिएटिव नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वही दे रखा क्या अनुप्रयोग के द्वारा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और बोध करना, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। और दे रहा है लास्ट में कि याद करना, तो देखिए रट्टा मारने वाली बात बिल्कुल गलत है। आपको कंठस्थ नहीं करना है किसी चीज़ को, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उसे समझाना चाहिए। बच्चा अगर कोई भी चीज़ अगर देखेगा तो उसे सीखेगा, फिर वो उसको अपने अंदर धारण कर लेता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, मतलब कि क्रिएटिव के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है कि एक विज्ञान के शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि दे रखा है। आपसे क्या कह रहा है ए में कि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपके साइंस का जो टीचर होता है वो जब आपके डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछता है तो आपको इसमें जो है इनकी सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। वहीं बी में दे रखा है कि यह शिक्षार्थियों को
उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है आपकी। सही उत्तर करने में दिशा नहीं प्रदान करता है। वहीं सी कह रहा है यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, तो बिल्कुल। तो जब आप बच्चे से नए नए क्वेश्चन करेंगे तो उसके सोचने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा विकसित होगी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार की आकलन में सहायता करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बात करें अगर हम इसके सही आंसर की, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ आपका ए, सी और डी ये तीनों ही सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कक्षा में प्रदर्शनी का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। आपके ऑप्शन की बात करें, क्या केवल दृश्य सीखना है, या फिर श्रवण और गतिबोधक सीखना है, या फिर दृश्य और श्रवण सीखना है, या फिर दृश्य श्रवण और गतिबोधक रूप से सीखना है। देखिए अगर हम बात करें कक्षा में प्रदर्शनी उपयोग से जो आपके मुख्य रूप से जो शिक्षार्थियों को शामिल करता है वो आपका दृश्य और श्रवण सीखना, मतलब कि देख करके और सुन करके बच्चे जितना ज़्यादा सीखते हैं वो आपका सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। तो देखिए अगर हम बात करें विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अर्थ की, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास करना। तो देखिए हम बच्चों को जब डेली बेसिस पर कुछ एक्टिविटी देंगे और उन्हें प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनके अंदर जो है वो सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ विकसित करेगी। तो ये आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ कि आपका अधिगम के आकलन हेतु जो सामान्य गतिविधियां और अभ्यास होंगी वो आपके विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ स्पष्ट करेंगी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक शिक्षक होने के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। कह रहा है कि क्या शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना चाहिए, या फिर अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थी से कराना चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों से कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट कराना। और डी कह रहा है आपसे कि अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 का जो सही आंसर जाएगा वो आपका चला जाएगा अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से करवाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो आपके इसमें ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। इसका सही आंसर क्या जाएगा। क्या यह समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता है, या फिर कठिन कार्य है, या फिर खुला मस्तिष्क है और अधिक सीखने की उत्सुकता है। तो देखिए अगर हम बात करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गुण की, तो ये समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता भी होती है, कठिन कार्य होता है, तो ये बात गलत है, कठिन कार्य नहीं होता है। और एक प्रकार का ये खुला मस्तिष्क भी होता है और इसके अंदर सीखने की अधिक उत्सुकता भी होती है। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 के राइट आंसर की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे कि कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो आपको बताना है कि विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है। क्या यह विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना है, या फिर अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, या फिर अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति करना। और दे रहा है कि विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। तो देखिए विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दे रहा बी में अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित कराने में सहायता करना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करवाएंगे तो वो आपका एक जो विज्ञान अधिगम है उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाएगा, तो ये बात भी गलत है। वहीं दे रहा है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति करना, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। देखिए विषय वस्तु को इकट्ठा नहीं करना है और हमें तो उन्हें उनकी लाइफ से जोड़ करके सिखाना है, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। आपका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ कि विज्ञान की जो विषय वस्तु है उनकी जानकारी को एकत्रित करना है और उन्हें उनकी लाइफ से जोड़ करके आपको सिखाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। और आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि समाधान का प्रयास करना, अवलोकन करना,
स्थिति की कल्पना करना या फिर निष्कर्ष निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं समस्या समाधान विधि की, तो इसके अंदर जो होता है वो उसमें समस्या आपकी दी गई होती है और हमें समस्या का समाधान करना होता है उसका। वहीं बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 के सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो आपका स्थिति की कल्पना करना है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? आपको बताना है कि इसमें विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण कौन सा माना गया है। क्या अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना है, या फिर समानताओं का चित्रण करना है, या फिर उपयोग करना है और अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण करना है। देखिए, अगर हम बात करें अनुरूपता के मतलब की, तो जैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ से लिंक करना, जो आपकी एनालॉजी कहलाती है। वही बात करें अगर हम विज्ञान में अनुरूपता के चरण की, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका समानताओं का चित्रण करना, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा की गई है कि जो आपके उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनमें विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। और आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। ये बात बिल्कुल गलत है कि आपको जितने भी वैज्ञानिक पद दिए गए हैं उनको याद करने वाली बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है। वहीं दे रहा है कि परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। वहीं दे रहा है कि सी में कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़कर करने के लिए, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो भी कक्षा में पढ़ाएंगे या टीचर जो भी कक्षा में आपका पढ़ाता है वो आपको विद्यालय के साथ साथ जो आपका बाहरी ज्ञान है उनको लेकर के भी जोड़ के चलना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपको आंसर करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं विज्ञान की कक्षा में जो आपकी गतिविधियां होती हैं उनका जो सबसे कम शैक्षिक मूल्य जाता है वो जाता है आपका क्या सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, या फिर वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, या फिर डिज़ाइन बनाना और मॉडल का निर्माण करना। तो देखिए इसमें दे रहा है सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना, तो ये बात बिल्कुल गलत है आपकी। ये एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है आपकी, क्योंकि एक्टिविटी में बच्चे जो है वो तरह तरह के मॉडल बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं और खुद से जो चीज़ें उनको करके सीखते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? क्या शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा तैयार करने के लिए, या फिर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों का विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करें विद्यालयों में जो के विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है वो आपका शिक्षार्थियों का विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।